जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हॉरोस्कोप मैचिंग को लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में, दिशा के बारे में, उनका क्या फोकस है, क्या सॉल्यूशंस उनके जीवन में चाहिए, उनको अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, ये जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो वो अवश्य जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पे। जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है और तुरंत अपना सीट रिजर्व करा सकते हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने मैरिज के ऊपर, मैरिज मैचिंग के ऊपर कई सूत्र दिए हैं, पहले की वीडियोस में भी दिए हैं। ये वीडियो भी बहुत पैरामाउंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये उनके लिए है जो गुण मिलान, जो कई दोषों को हम लोग देखते हैं, कई प्लैनेट्स को हम लोग देखते हैं अपने चार्ट में मिलाने के लिए, वो एक डीपर लेवल है जिसको यूँ कहा जाए ना। अगर आपको बहुत चीज़ें आती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से उसको मैच कर रहे हैं। और वैसे भी अगर हम मांगलिक की बात करेंगे तो आज हर दूसरा आदमी मांगलिक है, चाहे वो चंद्र मांगलिक हो, चाहे वो शुक्र से मांगलिक हो, चाहे वो लगन से मांगलिक हो। तो मांगलिक तो सभी हैं। ये क्राइटेरिया भी कि हमारा मंगल है और दूसरे का मंगल नहीं है, ऐसा आपको लगता है। उनके चार्ट में वो चंद्रमा से मंगल हैं, वो शुक्र से मंगल हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। और दूसरी बात रह गई गुण मिलान की। देखिए गुण मिलान जो है वो पूरे का पूरा चंद्रमा के बेस पे है। अब अगर हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं और अगर हम सिर्फ चंद्रमा को बेस बना के गुण मिलान के आधार पे विवाह की ओर जाते हैं तब भी हमसे कई बार त्रुटि हो जाती है। हमारे 24 गुण मिल रहे हैं और विवाह सक्सेसफुल नहीं हुआ। 32 में से हमारे 16 गुण मिल रहे हैं या 13 गुण मिल रहे हैं और फिर भी हमारा विवाह बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है, सक्सेसफुल चल रहा है। ये भी बात देखिए आती है। तो यहाँ पे ये भी प्रमाण हो जाता है कई बार कि सिर्फ मांगलिक होना हमारे चार्ट में मैरिज के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा आबादी पूरे वर्ल्ड की जो है वो मांगलिक की कैटेगरी में आती है। दूसरी बात कि अगर हमारे गुण मिलान की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ गुण मिलान ही एक सिर्फ पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हमको चार्ट मैच करना चाहिए। वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है। हम बाकी की चीज़ें देख लें और उसके बाद हम अपने गुण मिलान को भी देख लें कि भाई उसमें हमको कितने पॉइंट्स मिले हुए हैं, कितने नंबर मिले हुए हैं, कौन सी पॉइंट में उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको बाद में टैकल किया जा सकता है। जैसे भकूट है, संतान है, लॉन्जिविटी, कई तरीके के उसमें जो है वो आपको गुण मिलान में जो है हमको सब्जेक्ट्स मिलते हैं देखने के लिए। खैर ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सरल है सभी के लिए देखने के लिए। आप देख सकते हैं इन जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ 5 पॉइंट्स, उससे आप देख सकते हैं कि हॉरोस्कोप मैच जो है वो सक्सेसफुल, जिसको यूँ कहा जाए, आप इसको 100% की श्रेणी में भी रख सकते हैं। बाकी की चीज़ें भी देखनी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको अपने चार्ट में नवमांश में शुक्र को नहीं देखना होता है, या हमको D9 चार्ट में या नवमांश चार्ट में जो है वो क्या नाम लेते हैं, कोई बुरा योग बन के आ रहा है, हमें उसको नहीं देखना होता है। देखना होता है, पर जो मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं अब ये आधार है। आप कोई भी चार्ट मैच करके देख लीजिएगा, आप देखिएगा मोस्टली 90% चार्ट जो है उससे मैच होता है। पहला पॉइंट देखिए क्या है। जो आपके चंद्रमा का नक्षत्र है, मान लीजिए आपका चंद्रमा का नक्षत्र है लगन में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब इस बृहस्पति को आप अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में, यानी कि जिसके साथ शादी होनी है उसके चार्ट में देखिए कि ये बृहस्पति लगन चार्ट में जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके लगन चार्ट में 1st या 7th हाउस से कनेक्टेड है कि नहीं है, ये आपने देख लिया। फिर D9 चार्ट में भी देखिए
कि ये बृहस्पति जो आपके चंद्रमा का नक्षत्र का लॉर्ड है, जैसे हमने यहाँ पे लिया जुपिटर उदाहरण, अब हम देखेंगे कि हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट में ये जुपिटर लगन के फर्स्ट हाउस से या सेवेंथ हाउस से और या नवमांश के फर्स्ट हाउस से या सेवेंथ हाउस से कोई अटैचमेंट रख रहा है कि नहीं रख रहा है। इसका मतलब कि मान लीजिए आपका जन्म हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में, आपका चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है, आपने इस बृहस्पति को लिया, आपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में देखा कि ये बृहस्पति उसके फर्स्ट हाउस में तो नहीं बैठा हुआ है, सेवेंथ में तो नहीं बैठा है, नवमांश के फर्स्ट हाउस में तो नहीं बैठा, सेवेंथ में तो नहीं बैठा है, या कहीं पे बैठ के फर्स्ट हाउस को या सेवेंथ हाउस को देख तो नहीं रहा है, या फर्स्ट और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। आपने ये कॉम्बिनेशंस देख लिए, आपने देखा पहले, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि मून जो है आप अपने चार्ट में देख लीजिए। हमारा मून बैठा है, मैंने यहां उदाहरण लिया है पुनर्वसु नक्षत्र का जो कि बृहस्पति के अंडर आता है। आपने देख लिया कि आपके जो चंद्रमा का नक्षत्र है आपके चार्ट में वो जो है बृहस्पति के नक्षत्र में बैठा हुआ है पुनर्वसु में। अब आप इस बृहस्पति को अपने लाइफ पार्टनर के लगन चार्ट में देखिए कि ये बृहस्पति फर्स्ट और सेवेंथ हाउस से कनेक्शन तो नहीं कर रहा है, कर रहा है तो बहुत बढ़िया। D9 में नवमांश में भी इसको देखिए, नवमांश में ये कनेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरीके से आप अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट जिसके साथ आप चार्ट मैच कर रहे हैं उनका भी देखिए मून कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। मान लीजिए उनके चार्ट में मून बैठा हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध। अब आप देखिए आपके चार्ट में ये जो बुध है ये लगन चार्ट में आप पहले देखिए कि ये फर्स्ट हाउस में तो नहीं बैठा, सेवेंथ में तो नहीं बैठा हुआ है, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ तो नहीं बैठा हुआ है कंजंक्शन में। अगर बैठा है तो बड़ा उत्तम। नवमांश में देख लीजिए, नवमांश में ये फर्स्ट हाउस में या सेवेंथ हाउस में तो नहीं बैठा हुआ है बुध, या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड या सेवेंथ हाउस के लॉर्ड के साथ उसका कोई कंजंक्शन तो नहीं हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। इस पॉइंट से आप क्या जानेंगे, इस पॉइंट से आप ये जानेंगे कि हम इस रिश्ते में आगे बढ़ भी सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा का नक्षत्र का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट या सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड है, या नवमांश के फर्स्ट या सेवेंथ हाउस से कनेक्टेड है, तब आप रिश्ता के बारे में सोच भी सकते हैं। आप ये सोच भी सकते हैं कि हाँ लाओ मैं ये पत्रिका देखता हूँ, ये पत्रिका में लाता हूँ, ये मेरे लिए चार्ट बना है, ये मेरे साथ इसका रिश्ता हो सकता है। अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका और उसके चार्ट में आप समझ सकते हैं समानताएं नहीं होंगी, कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, विपरीतता दिखा रहा है। आप इस चीज़ को समझ के चलिए। तो पहला पॉइंट आप लोगों ने देख लिया कि आपके चंद्रमा के जो नक्षत्र का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट या सेवेंथ हाउस में लगन के बैठा होना चाहिए, या उससे डायरेक्टली संबंधित होना चाहिए, या नवमांश में ये पोजीशन बन रही हो, यानी कि D9 चार्ट में, शादी वाले चार्ट में भी देख लीजिए। अगर वहां पे नहीं बन रहा है तो वो चार्ट मेल मिलाप करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप भूल जाइए उस रिश्ते को और आगे बढ़ जाइए। अगर मिल जाता है तो ये फर्स्ट स्टेप है कि हाँ ये लाइफ पार्टनर या ये रिश्ता हम देख सकते हैं, ये हमारे लिए बना है। उसके बाद आप दूसरा स्टेप देखिए। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपके नवमांश का लगन का लॉर्ड। नवमांश के जो लगन का लॉर्ड होता है वो बताता है कार्य करने वाला, यानी कि शादी का
विवाह का कार्य करने वाला मेन प्लैनेट कर्ता आपको दिखाता है, तो आपने अपना नवमांश के लगन का लॉर्ड देखा क्या है? आपने देखा कि आपके नवमांश के लगन का लॉर्ड है मून, चंद्रमा, उदाहरण के तौर पे। अब आपने अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में इसको देखा, मैच किया कि ये चंद्रमा जो आपके नवमांश के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, ये हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में, जिसके साथ हम रिश्ता तय कर रहे हैं, मिला रहे हैं, या आप अपने लाइफ पार्टनर जो हो चुके हैं उसके साथ भी मिला के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने ये चंद्रमा अपने लाइफ पार्टनर के नवमांश में देखा, अगर वो उच्च का, अपनी राशि का, केंद्र में, त्रिकोण में अच्छा बैठा हुआ है शुभ स्थिति में, तब आप ये कह सकते हैं कि शादी के बाद आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, आपका वहाँ मान सम्मान होगा, आपकी वहाँ बात समझी जाएगी, सुनी जाएगी, आदर होगा, आपका रिस्पेक्ट होगा, आपकी कोई आइडेंटिटी होगी वहाँ पे। आप इस चीज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। वहीं पे आप अपने लाइफ पार्टनर का नवमांश का लगन का लॉर्ड देखिए। आपके लाइफ पार्टनर का नवमांश के लगन का लॉर्ड है, मान लीजिए जुपिटर, बृहस्पति। आप देखिए वो जुपिटर आपके नवमांश लगन में कहाँ बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, अपनी राशि का है, मित्र राशि का है, उच्च की राशि का बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। आपका जो नवमांश के लगन का लॉर्ड है, आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश के लगन में बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, हमको बड़ा आदर सम्मान मिलेगा, हम बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किए जाएंगे। वहीं पे आपके जो लाइफ पार्टनर का नवमांश का लगन का लॉर्ड होगा, आपके नवमांश के लगन में, शादी के लगन की बात हो रही है यहाँ, वहाँ पे वो भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है। आप भी उनको बहुत आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, मैच हो गया। पहला पॉइंट आपने मैच किया जो मैंने बताया था, चंद्रमा का जो नक्षत्र का लॉर्ड होगा वो देखिए अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में, वो मैंने आपको पूरी बता दिया। ये दूसरा पॉइंट है। अब इसी के साथ मैं आपको इसमें पॉइंट और जोड़ देता हूँ कि जैसे आपके नवमांश के लगन का लॉर्ड है चंद्रमा, और वो आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश में बैठा हुआ है 8th में, 6th में, 12th में, शत्रु राशि में, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, नीच का है। आप समझ सकते हैं कि आप की शादी के बाद आपका पतन होगा ही होगा। आपको वहाँ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का नवमांश के लगन का लॉर्ड आपके नवमांश में अच्छे से बैठा हो, तो आप उनको अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आपके नवमांश के लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के नवमांश के लगन में 6ठे में, 8वें में, 12वें में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मैच बिल्कुल सही नहीं है। शादी होने के बाद आपको काफ़ी दिक्कत परेशानी अपनी आइडेंटिटी में, अपनी जगह बनाने में, ट्रीटमेंट में बहुत खराब ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। इसी के साथ एक और पॉइंट बता दूं कि आपके नवमांश के लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश में अगर 6th में, 8th में, 12th में बैठा हुआ है और शत्रु राशि में बैठा है, नीच का बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आपने देख लिया मेरा वहाँ कोई सम्मान नहीं होने वाला है। और आपके लाइफ पार्टनर का नवमांश के लगन का लॉर्ड आपके नवमांश में
जो आपका नवमांश है उसमें देखिए वो लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो भी अगर छठे, आठवें, 12वें में बैठा है, इसका मतलब डब्बा गोल है, शादी नहीं हो सकती। ना आप उनका सम्मान करेंगे ना वो आपका सम्मान करेंगे। परेशानी और कष्ट दोनों के जीवन में बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत उथल पुथल, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, बहुत विपरीतता, अलगाव, सेपरेशंस, ये सारी चीजों को ये शो करता है। तो आपने देखिए 2 पॉइंट से ही जान लिया कि चार्ट आपका कितना मैच कर रहा है, और ये मैं आपको 100% मैचिंग बता रहा हूं। आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को घटा बढ़ा के देख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया इस वीडियो में कि आपके जो चंद्रमा का नक्षत्र का लॉर्ड है वो देखिए आपके लाइफ पार्टनर के लगन में 1st या 7th हाउस में बैठा है, नवमांश के 1st या 7th हाउस में बैठा है। आपने देख लिया, आपने कहा गुरुजी बैठा हुआ है, इसका मतलब शादी की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि आपके जो चंद्रमा के नक्षत्र का लॉर्ड है, मान लीजिए वो जुपिटर है, और वो आपके लाइफ पार्टनर के लगन में बैठा हुआ है, नीच राशि का बैठा हुआ है मान लीजिए, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि देखिए पॉसिबिलिटी तो हो गई शादी की, यहां पे बात करी जा सकती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा के जो नक्षत्र का लॉर्ड है, आपके चंद्रमा के नक्षत्र का जो लॉर्ड है हमारे लाइफ पार्टनर के बैठा तो 1st हाउस में हुआ है, तो वो तो क्वालिफाई कर गया कि यहाँ पे शादी की बात हो सकती है। लेकिन वहां पे वो बैठा हुआ है नीच का, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये शादी क्वालिफाई हो रही है, कहीं हमको कष्ट देने के लिए तो नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए प्लैनेट का 1st और 7th हाउस में बैठे होना ये तो बताता है कि शादी हो सकती है। अब वो शादी को हमको देखना पड़ेगा उस प्लैनेट को कि वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। जितना शुभ बैठा होगा उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बन के आती है। उसी तरीके से ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया है आपको कि आपका जो नवमांश के लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में कहाँ बैठा है, जितना मजबूत वो बैठा होगा उतना ज्यादा रिस्पेक्ट, आनंद, सुख, लाभ आपको मिलेगा। उसी तरीके से आपके लाइफ पार्टनर का जो नवमांश के लगन का लॉर्ड होगा, आपके नवमांश में जिस स्थिति में वो बैठा होगा उसी स्थिति से देखिए आप उनको ट्रीट करेंगे, उनको आपसे आदर सम्मान मिलेगा। हमको ये देख लेना होता है ना कि भाई वो वाला प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है और उसके साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, फिर ये विषय बन जाता है कि हम इसको और एनालाइज करते चले जाएं। लेकिन एक मैं आपको मोटी अगर बात बताऊं जिससे सरलता से आपको पता चल जाएगा, तो आप इससे देख सकते हैं जो मैंने बताया है कि भाई हमारे नवमांश के लगन का लॉर्ड हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में बढ़िया बैठा हुआ, इसका मतलब हमारी स्थिति उस शादी के बाद उसके जीवन में बढ़िया होने वाली है। कितनी बढ़िया होगी, कहाँ से बढ़िया होगी, ये दूसरा विषय है। लेकिन आपने ये देख तो लिया बैठे बैठे कि हाँ हमारे लिए ये बढ़िया है। अच्छा, अब आता है उसके बाद तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, फिर हम लोग नवमांश को ही देखेंगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं शादी की, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है नवमांश की, D9 चार्ट की। अब हम लोगों ने नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड अपना देखा, हमने अपना 4th हाउस का लॉर्ड देखा। नवमांश में शादी के बाद के सुख को दर्शाता है। हमने वो वाला पॉइंट, हमने अपना वो लॉर्ड उठाया। मान लीजिए हमारे नवमांश में 4th हाउस का लॉर्ड है शुक्र। हमने अपने लाइफ पार्टनर जिसके साथ हम मैच कर रहे हैं चार्ट, या जिसके साथ हमारी शादी हो चुकी है, हमने उसके साथ देखा कि उसके नवमांश में उसके D9 चार्ट में हमारा नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। हमने देखा कि वो हमारे जो नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी एग्जाम्पल या उदाहरण लिया है, हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश चार्ट में उच्च का बैठा हुआ है 1st हाउस में, 4th हाउस में बढ़िया बैठा है, अपनी राशि का स्वग्रही बैठा है।
और शुभ प्लैनेट्स के साथ बृहस्पति, मरकरी, चंद्रमा इनके साथ बैठा हुआ है, तो हमने ये देख लिया कि हाँ हमारा जो है शादी के बाद हमको भरपूर हैप्पीनेस या सुख, आनंद हर प्रकार के हमको मिलेंगे। इसमें हम मकान भी जोड़ सकते हैं कि हमारे नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड हमारे लाइफ पार्टनर के D9 चार्ट में केंद्र में, त्रिकोण में, अपनी राशि का, शुभ राशि का, मित्र राशि का, उच्च का, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। हमको हर प्रकार का सुख मैरिज के बाद मिलेगा। अब हमको मकान का भी सुख मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, कंटेंटमेंट भी मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। अब हमारे चार्ट का जो भी 4th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए हमारे नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, और हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में वो अच्छा बैठा हुआ है, तो शुक्र जाना जाता है लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, कार के लिए, बढ़िया मकान और हर प्रकार का हमारे पास एमोलमेंट, घूमना फिरना, कपड़े, तो हमको सब कुछ शादी के बाद मिलेगा वहाँ पे, सीधी सी बात है। मटेरियल ये भी मिलेगा और प्रेम भी मिलेगा, रोमांस भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। और हमारे लाइफ पार्टनर का हमने चेक कर लिया कि हमारे लाइफ पार्टनर का जो नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड है हमारे चार्ट में कहाँ बैठा है, D9 में, नवमांश में, आपके नवमांश में, वो भी चेक कर लिया आपने। आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश का 4th हाउस का लॉर्ड आपके नवमांश में कहाँ बैठा हुआ है, आपने देख लिया केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, 5th 9th में, 1 4 7 10 में, उच्च का, मित्र राशि का, शुभ राशि का, मित्र प्लैनेट्स के साथ, शुभ राशि, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। इसका मतलब उनको भी सुख मिलेगा आपसे शादी करने के बाद। आप दोनों ने ये देख लिया, मैच हो गया। तीसरा पॉइंट भी वहीं पे आपने देखा कि आपके नवमांश के 4th हाउस का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश में, 6ठे में, 8वें में, 12वें में नीच का होके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ शनि, केतु देखा। तो आपने देखा कि शादी के बाद हमारा सुख जो है हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, और जो भी वो प्लैनेट होगा वो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण शुक्र का लिया, और मान लीजिए हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में शुक्र जो है 8म स्थान में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हमको शुक्र से रिलेटेड जो भी सुख है वो नहीं मिलेगा। हमारे पास चाहे मकान हो लेकिन मकान का कोई सुख नहीं, कपड़े हो लेकिन कपड़े पहनने का कोई सुख नहीं है, ये वाला पॉइंट। तो जो भी प्लैनेट होगा उससे रिलेटेड हमको सुख नहीं मिलेगा, ये बात हम मान लेंगे। देखिए ये तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, अब आपने ये देखा कि नवमांश में 2nd हाउस जो है वो कैसा है। कहने का अर्थ यह है कि आपने अपना 2nd हाउस का लॉर्ड देखा कि हमारे नवमांश में 2nd हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, आपने ये चेक किया। 2nd हाउस क्यों देखेंगे नवमांश का, क्योंकि 2nd हाउस होता है शादी के बाद के परिवार का। तो आपने ये देखा कि आपके नवमांश का जो 2nd हाउस है वो बहुत बढ़िया है। 2nd हाउस में बृहस्पति, शुक्र, ये सब प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो शादी के बाद आपको शुभ घर वगैरह मिलेगा। या इसमें एक और स्थिति आती है कि 2nd हाउस, मान लीजिए आपके चार्ट में नवमांश में 2nd हाउस में बैठा हुआ है शनि, और 2nd हाउस का लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र आपके नवमांश चार्ट में बैठा हुआ है अच्छे स्थान पे। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि शादी के बाद शुरुआत में परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि 2nd हाउस में शनि बैठा हुआ है, थोड़ी कोल्डनेस रहेगी। लेकिन क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड शुक्र आपके नवमांश चार्ट में अच्छा बैठा हुआ है, तो बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, इसमें दूसरी स्थिति आपने ये देखा कि शादी के बाद
आपके नवमांश चार्ट में सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है कोई, जैसे केतु बैठा हुआ है मान लीजिए सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में नवमांश में शुक्र बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल और शनि के साथ छठे स्थान पे नवमांश में। तो वो क्या बताता है कि शादी के बाद आपके परिवार में अनबन रहेगी और बाद तक रहेगी, वो कभी भी ठीक नहीं होगी, इस बात को याद रखिए। तो नवमांश का सेकंड हाउस आपको अपना देखना है कि कैसा है। यही सेकंड हाउस आपको अपने लाइफ पार्टनर के चार्ट में भी देखना है। आपने देख लिया कि आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th में 10th में, मतलब केंद्र स्थानों में, त्रिकोण में, शुभ राशि का, उच्च का बैठा हुआ है। इसका मतलब आपको शादी के बाद उत्तम परिवार मिलेगा और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और अगर आपने देखा कि आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल और केतु, और वो घर है शनि का, और शनि भी कहीं बैठे हुए हैं नीच के होके या किसी खराब स्थिति में वो भी बैठे हुए हैं, तो आपने देखा कि शादी के बाद परिवार से रिलेटेड ही, फैमिली से रिलेटेड ही नहीं बन पाई, कभी उसका सुख मिल ही नहीं पाया और बहुत लंबा, या परिवार वाले ही किसी तरीके के विलन साबित हुए, लड़ाई झगड़े हो गए, परिवार में अनबन हो गई, विवाद हो गए, वही सारा झंझट सारा जीवन चलता रहा, आप ये देखेंगे। तो नवमांश में सेकंड हाउस जो शादी के बाद के परिवार का है, यहां से आप अपना पूरा परिवार देखेंगी शादी के बाद का। स्पेसिफिकली आप ये बात को याद रखिए कि शादी के बाद मेरे जीवन में परिवार क्या होगा, शादी का परिवार होता है ना कि आपका परिवार, ये बात याद रखिए। शादी के बाद के परिवार का घर है सेकंड हाउस नवमांश के, वो कैसा है आपने देख लिया कि वो किस तरीके का है। यहाँ पे बहुत सारे समीकरण बनते हैं। मान लीजिए आपके नवमांश में सेकंड हाउस में कोई नहीं बैठा है और आपके नवमांश में सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, 12वें में चला गया, तो कई बार ये भी समीकरण बनेगा कि शादी के बाद हो सकता है आपको अपने परिवार से, ससुराल से अलग हो जाना पड़े, दूर जाके रहना पड़े, वो आपसे अलग हो जाए किसी कारणवश, जबकि आपकी शादी वगैरह बढ़िया रहे, यहाँ पे शादी की प्रॉब्लम नहीं आई, शादी ठीक रही, लेकिन परिवार दूर हो गया, वो ये शो कर सकता है। या आपने देखा कि आपके नवमांश में सेकंड हाउस में जो है वो केतु बैठा हुआ है और नवमांश में सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि के साथ बैठा हुआ है छठे में, तो आपने देखा कि शादी के बाद जो हमारा परिवार है उसमें कहीं विरोधाभास रहा, डिटैचमेंट रहा, अलगाव रहा, और उसके बाद वो चलता रहा, कभी वो सुख हमको प्राप्त नहीं हुआ। वो कितनी मात्रा में है, बुरा है, अच्छा है, ये पॉइंट भी हो सकता है। मैं आपको ये भी एक बात बता दूं। अच्छा, एक और स्थिति भी इसमें आप देख सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए आप कहें कि नवमांश में सेकंड हाउस में हमारे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, और आपने देखा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में जो है वो अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा बैठा है, और मान लीजिए नवमांश के अष्टम स्थान में 8th हाउस में शनि, मंगल, सूर्य जैसे प्लैनेट तीनों बैठे हुए हैं और वो सेकंड हाउस को देख रहे हैं, तो वो देखिए ये भी बताता है आपको, इन तीनों की दृष्टि जब सेकंड हाउस पे पड़ेगी तो आपको परिवार में रहने का सौभाग्य ये नहीं लेने देगी, या बहुत प्रताड़ना उठानी पड़ेगी, और ऐसी प्रताड़ना कि जो आप बता भी नहीं सकते हैं। तो अगर उस सेकंड हाउस को बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स देख भी रहे हैं तो भी आप उसको लुक ओवर नहीं कर सकते हैं। तो नवमांश का सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा होना चाहिए, ये याद रखिए। मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जब आप चार्ट मिलाएंगे, आपने चार्ट देखा, आपने देखा हमारे
जो ससुराल का या नवमांश का, हमारे जो लाइफ पार्टनर का हम चार्ट देख रहे हैं, लाओ हम क्या क्या देखें। तो जो मैंने आपको पहले के 3 पॉइंट्स बताए, चौथा जो ये बता रहा हूँ सेकंड हाउस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि घर परिवार फैमिली ससुराल, इसकी वजह से बहुत अनबन, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत अलगाव होते हैं कई लोगों के। तो आपने तुरंत देखा कि हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में सेकंड हाउस जो है बहुत बढ़िया है, वहां पे सेकंड हाउस में बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं। तुरंत शादी कर लीजिए, आपको बहुत बढ़िया ससुराल मिलेगी, हर प्रकार का लाभ सुख आदर मान सम्मान वहां आपको परिवार से मिलेगा, वो ये बताता है। और जहां आपने देखा कि आपके लाइफ पार्टनर जिसके साथ चार्ट मैच कर रहे हैं, हॉरोस्कोप मैच कर रहे हैं, उसके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं मंगल शनि राहु केतु जैसे प्लैनेट, सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब है, तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते बन नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, और वो एक शादी टूटने का या डिफरेंसेस का मेजर वजह हो सकती है। फिर देखिए जो लास्ट का पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके D9 का 7th हाउस का लॉर्ड। वो तो सप्तमेश है, वो आपका जीवन में आपको क्या प्राप्त होने वाला है। आप फर्स्ट हाउस जो नवमांश का फर्स्ट हाउस है वो कर्ता यानी कि आपको दिखाता है, और नवमांश का जो 7th हाउस है आपके चार्ट में वो दिखाता है आपके लाइफ पार्टनर को। तो आप देखिए कि आपके नवमांश का जो 7th हाउस का लॉर्ड है, मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड है बुध, नवमांश में आपके 7th हाउस का लॉर्ड है बुध। अब आप देखिए ये आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश में ये बुध जो है कहाँ बैठा हुआ है। अगर अच्छी स्थिति में बैठा होगा, केंद्र में, त्रिकोण में, शुभ राशि में, मित्र राशि में, उच्च का, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे लाइफ पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, ये लाइफ पार्टनर आपको वैसा ही मिलेगा। और कहीं आपके नवमांश के जो 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश के चार्ट में 6ठे 8वें 12वें में नीच का खराब स्थिति में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि शादी के बाद यही लाइफ पार्टनर आपके पतन का कारण बनेगा। क्योंकि देखिए नवमांश का जो 7th हाउस होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमको बना भी सकते हैं और हमको पतन या नीचे भी गिरा सकते हैं। तो अगर हमारे नवमांश के 7th हाउस का लॉर्ड हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट में, नवमांश की बात कर रहा हूं, उसके भी नवमांश में देखना है मैचिंग के समय कि वो वाला लॉर्ड जो है नवमांश में कहाँ बैठा है। अगर वो अच्छा बैठा है तो बहुत बढ़िया, इसको आप और आगे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके चार्ट में नवमांश में 7th हाउस का लॉर्ड है बुध, और आपके लाइफ पार्टनर के नवमांश में वो बुध बैठा हुआ है केंद्र में बृहस्पति के साथ। तो आप कह सकते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर का, हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो इंटेलिजेंट समझदार तो होगा, साथ में उसके अंदर विवेक, विजडम, समझदारी, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी ये सब भी होगी, क्योंकि बृहस्पति के साथ मिल गया। बहुत प्रकांड इंटेलिजेंट और बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति वो होगा। हमने ये भी पता कर लिया, अपने D9 के 7th हाउस के लॉर्ड को हमने अपने लाइफ पार्टनर के नवमांश में देखा, वो कहाँ बैठा हुआ है, तो हमने ये देख लिया कि बढ़िया है। और वहीं पे अगर हमने देख लिया कि अगर हमारे 7th हाउस का लॉर्ड, नवमांश के 7th हाउस का लॉर्ड नवमांश में हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, जिसके साथ हम मैच कर रहे हैं चार्ट को, वो नवमांश में मान लीजिए 8th हाउस में बैठा हुआ है राहु के साथ, और वो प्लैनेट है बुध, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बात में गलत बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, मैनिपुलेशन वाला, बहुत बातें बनाने वाला, तरह तरह की बातें छुपाने वाला, बातें करने वाला, हर प्रकार की बातों को मोड़ के अपना फायदा निकालने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो हम इस पॉइंट से अपने D9 के 7th हाउस के लॉर्ड से कि ये हमारे लाइफ पार्टनर जिसके साथ हम मैच कर रहे हैं उसके नवमांश में कहाँ बैठा है, हम
सारी स्थिति जान सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे लिए कैसा होगा, साफ हमको पता चल जाएगा। ये हम लोगों ने पहला पॉइंट देखा था यहाँ पे इसी में जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं उसमें हम लोगों ने देखा था सेकंड पॉइंट कि हमारे नवमांश के लगन का लॉर्ड हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में कहाँ बैठा है, उसमें वो आपकी स्थिति बता रहा था। और D9 के जो 7th हाउस का लॉर्ड है आपने अपने चार्ट में देखा कि हमारे D9 में 7th हाउस का लॉर्ड है बुध, वो हमारे लाइफ पार्टनर के नवमांश में कहाँ बैठा है। तो वो ये बताएगा कि आपका लाइफ पार्टनर आपके अनुरूप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है कि नहीं है। आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि आपको ये कैसा मैच है, वो बुद्धू है, मूर्ख है, चालाक है, धूर्त है, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा या बहुत रेस्टलेस है, ये सब हम देखिए जान सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैरिज मैचिंग में। इससे आप 100% मैच कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द चार्ट्स विल मैच, ये मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो दोबारा सुन लीजिएगा, चाहे तो पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट हो इस मैचिंग को लेके। आप इसको मैच करेंगे जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ या जब चार्ट मैच कराएंगे, आपने देखा कि इसमें से पॉइंट मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने पहला ही पॉइंट आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट वीडियो में, कि आपके जो चंद्रमा के नक्षत्र का लॉर्ड है, अगर वो आपके लाइफ पार्टनर के 1st और 7th हाउस से मतलब नहीं रख रहा है, कनेक्टेड नहीं है, तो शादी की कोई बात करना ही बेकार है। ये बात याद रखिए। वहां पे शादी करने का मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो यहां से आपको शुरू करना है। तो आपने देख लिया 5 पॉइंट आपके बढ़िया मिल गए, 100% मैच है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित बस मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।